हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही हैं। हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, समझा रहे थे और उस सीखने और समझाने की महफिल को और आगे बढ़ाएंगे। और हम समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ बातें कर रहे थे और समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ बातें करने के बाद हम आगे चलेंगे और हम एक नया स्वरूप देखेंगे, वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, आखिर यह समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज के बारे में समझेंगे। तो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज पढ़ा तो हम आयत का एक रूप लेकर समांतर चतुर्भुज पढ़ा, इसी प्रकार से हमें वर्ग का रूप लेकर हम एक दूसरी चीज़ की बात करेंगे, वो होगा हमारा समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या बातें होती है, इनके बारे में अगर हम बात करें, अगर इनको समझे तो समचतुर्भुज में क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज की ऑल साइड आर इक्वल, सभी भुजाएं इसकी बराबर होती है और इसका ये कोण और ये कोण हमेशा आमने सामने का कोण हमेशा बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण है वो हमेशा बराबर होगा और ये कोण इसके समानांतर इसके बराबर होगा और ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर होगी, ये भुजाएं इसके समानांतर। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। ये कोई दिन वर्ग था, ये समझ लो कि कोई दिन ये वर्ग था और सिर्फ वर्ग का रूप ही ऐसा रह पाया, इसलिए 90 डिग्री से हटकर इसका कोण चेंज हो गए और वैसा का वैसा ही। इसका मतलब इसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके परिमाप में जैसे समांतर चतुर्भुज बना था आयत के अकॉर्डिंग, इसी प्रकार से इसके परिमाप में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जी इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, तो परिमाप का क्या सीखा था हमने कि टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप का फॉर्मूला हमें क्या था, 4 गुना भुजा। टोटल लेंथ ए तो कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ ए क्या है, भुजा है, साइड है। यहाँ हमारे पास ए क्या है, भुजा है। अब अगर इसके बारे में बात करें, समझे, तो वो देखिए कैसे। अगर इसमें विकिरण की बात करें, डायगोनल की बात करें, तो ये एक दूसरे बिंदु पर अगर हम एक बार इसके क्षेत्रफल के बारे में समझ रहे हैं, क्षेत्रफल को जानेंगे कि समचतुर्भुज का हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे, वो देखिए। तो जिस बिंदु पे डायगोनल विकिरण एक दूसरे को काटते हैं समचतुर्भुज में, वहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, वहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। वहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ तक आप समझ पाए जी। तो देखिए, अगर ये विकिरण की लंबाई, अगर इस विकिरण की लंबाई d1 है, अगर इस टोटल विकिरण की लंबाई d1 है और इस टोटल विकिरण की लंबाई अगर d2 है, टोटल विकिरण की लंबाई d1 है और इसकी टोटल विकिरण की लंबाई अगर d2 है, तो ये दोनों एक समद्वि भाजक, ये दोनों एक दूसरे, मतलब यहाँ और यहाँ की लंबाई बराबर होगी, इसकी और इसकी लंबाई बराबर होगी। तो ये टोटल d1 है, तो बोले तो ये क्या होगा, d/2 होगा। ये क्या होगा, d1/2 होगा। और ये टोटल d2 है, डायगोनल d2 है, तो ये क्या होगा, d2/2 होगा। और ये भी क्या होगा, d2/2 होगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी। हम इसके क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहे थे। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले की बात करें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो देखो 1/2, ये हमारा क्या आपको नहीं लग रहा, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मैंने मान लिया ये आधार है और ये इसकी लंबाई, ये इसका कर्ण है। तो समचतुर्भुज नहीं लग रहा, सॉरी समांतर चतुर्भुज नहीं लग रहा, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। इसी प्रकार से हमने देख लिया कि इसका ये आधार मान लिया, तो आधार क्या हुआ, d1/2 हो गया। और इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, d2/2 हो गया। तो देखो 1 2 3 4, इसमें भी क्या होगा, d2/2 d1/2, इसमें d2/2 है, इसमें d1/2, और इसमें d2/2 है, तो इसमें d2/2 है, तो d1/2 है। तो ये चारों बराबर हो गए, इसलिए इसको कैसे गुणा कर दिया, हमें टोटल का निकालना, तो 4 से गुणा कर दिया, तो ये इसमें कट गए। तो इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे सामने निकल कर आया कि 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल है। तो समचतुर्भुज की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे सामने निकल कर आया कि 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल है। इसका क्षेत्रफल निकालने का और भी कोई रास्ता है, लेकिन उसमें एक चीज़ और होनी चाहिए, वो हमारे सामने क्या है, वो देखिए जी। अगर इसमें परपेंडिकुलर, ये दोनों समांतर भुजा हैं, ये दोनों समांतर भुजा हैं, ये दोनों इसके समानांतर है और ये दोनों
अपने आप में समानांतर है। तो अगर इसमें परपेंडिकुलर या 90 डिग्री परपेंडिकुलर अगर हाइट दे रखी हो, ये हाइट हमेशा लंबवत ऊंचाई होनी चाहिए। ये हमेशा लंबाई जो है वो लंबवत ऊंचाई अगर हो दे रखी हो तो इसका हम क्षेत्रफल और तरीके भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें आधार क्या है हमारा? ए है, तो ए गुणा में ऊंचाई, एच हमारे हमेशा क्या होना चाहिए? लंबवत ऊंचाई होना चाहिए। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? अब अगर इसमें हमें विकिरणों की लंबाई दे रखी हो, तो हमें विकिरणों की लंबाई अगर दे रखी हो तो हम इसमें और बातें करेंगे। वो देखिए वो क्या करेंगे, वो समझेंगे। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? अगर इसमें विकिरणों की लंबाई दे रखी हो, ये टोटल विकिरण ये टोटल विकिरण ये है, तो इसके भुजा की लंबाई क्या होगी? भुजा की लंबाई निकालने का कष्ट करें। तो ये क्या हुआ? ए स्क्वायर हुआ। ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये क्या है जी? d1/2 है का स्क्वायर, क्योंकि इक्का स्क्वायर इक्को स्क्वायर इक्के स्क्वायर का सम के बराबर हुआ है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो इक्को स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। तो फिर देखो यहाँ हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए। तो भुजा चाहिए तो इधर क्या कर देंगे? रूट अंदर कर देंगे। तो ये क्या हुआ? d1 का स्क्वायर बाई 4 और प्लस d2 का स्क्वायर बटा में 4। तो d2 का स्क्वायर बटा में 4, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं और उस कॉमन को हम बाहर निकाल देते हैं। तो क्या बचेगा? 1/2 गुणा रूट इन d1 का स्क्वायर प्लस 1 d2 का स्क्वायर। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? तो हमें अगर समचतुर्भुज में हमें विकिरणों की लंबाई अगर दे रखी हो तो हमें क्षेत्रफल निकालने की बात करें, इसका परिमाप निकालने की बात करें, अगर ऐसी भी कोई बात करें तो हम इसको कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, फिर देखते हैं। और हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक समचतुर्भुज की दो विकिरणों की लंबाई, एक समचतुर्भुज के दो विकिरणों की लंबाई 12 और 16 सेंटीमीटर है। तो एक विकिरण समचतुर्भुज के दो विकिरणों की लंबाई 12 और 16 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, एक तो परिमाप निकालो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, परिमाप निकालो, और इसकी एक बात और निकाल दो तो ठीक है। इसकी परपेंडिकुलर ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, समांतर भुजाओं या लंबवत ऊंचाई भी क्या होगी? लंबवत ऊंचाई भी निकाले। तो इसको कैसे करेंगे वो देखो। अब एक बात करते हैं कि पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 विकिरणों का गुणनफल d1 इंटू d2। तो विकिरण दे रखे हैं 12 गुणा में 16। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? इसको कर दिया कितना? तो कितना आया? 12 × 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप यहाँ तक समझ पाए जी? अगर इसके परिमाप की बात करें तो ये हमारा समचतुर्भुज है, ये हमारा समचतुर्भुज है। इसमें दो विकिरणों की लंबाई हमारे सामने इसने रख दी। वो क्या क्या है? ये बोला कि 12 है, ये मान लो इसकी 12 है, और ये मान लो कितनी है? 16 है। तो ये दोनों 8 होंगे, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा। ये 8 ये 6 यहाँ समकोण त्रिभुज है। तो इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 36, दोनों का 100, तो ये कितनी हुई? भुजा 10। तो समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई कितनी? समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई कितनी हुई? 10। तो हमें क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप हमने सीखा है 4 गुणा भुजा। तो एक भुजा की लंबाई अगर 10 आई तो 4 गुणा भुजा कितनी है? 10। तो इसकी परिमाप की बात करें तो कितना हुआ? 40 सेंटीमीटर। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? अब अगर इसकी परपेंडिकुलर लंबवत ऊंचाई की बात करें तो लंबवत ऊंचाई का जो फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आया वो ये निकल के आया कि इसका आधार गुणा लंबवत ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल हमारे सामने आ चुका है। तो इसकी आधार की जो लंबाई है वो कितनी है? 10 हम निकाल पाए हैं। और परपेंडिकुलर ऊंचाई लंबवत ऊंचाई को हमें नहीं पता, जबकि टोटल क्षेत्रफल हम निकाल सके हैं कितना? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एच यहाँ देखें तो कितना आएगा? 9.6। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी?
आप इसको देख सकते हैं, समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 12 और 16 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल, परिमाप और लंबवत ऊंचाई की इसमें अगर बात करें तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब इन सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए बहुत सी काफ़ी बातें करेंगे, लेकिन वो हम आगे चैप्टर में प्रवेश करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस बनाएंगे तो समझेंगे। आप यहाँ तक समझे कि फॉर्मूले आखिर कैसे बनते हैं और इसको कैसे सीखना है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? जी। अब बात करते हैं हम समलंब चतुर्भुज। आखिर समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज के बारे में दो चार बात कर लेते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? इसकी भुजा मान लो ये ए है, ये इसकी भुजा है, ये भुजा इसकी बी है। तो एक बात का ध्यान रखिए, समलंब चतुर्भुज की सबसे बड़ी कंडीशंस है ए पैरेलल टू बी सी। ए समानांतर होनी चाहिए बी सी के। ए और बी समानांतर भुजा है, समांतर है पैरेलल। समानांतर भुजा बी वो भुजा है, पैरेलल भुजा वो भुजा जो कभी भी नहीं मिलती, अनंत पर मिलती है। ऐसी भुजाओं को हम समानांतर भुजा बोलते हैं। अब इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी h, समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है हमारी h, और ये दोनों असमानांतर भुजा हैं, ये इसकी दूरी क्या है? h। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो ये इसकी ऊंचाई क्या है? h है, इसकी ऊंचाई h है। तो इसकी हम भी बातें करेंगे, वो समझिए कैसे। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर इसके एरिया की बात की जाए, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए इसको समझेंगे। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा कौन कौन सी है? ए प्लस बी, और गुणा में ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। क्या अब मेरी बात को आप समझ पाए यहाँ तक? हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि समानांतर भुजाओं सम ऑफ और समांतर साइड, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 गुणा सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ऊंचाई। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? माना कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई, समानांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। तो ये दोनों भुजाएं समानांतर है और ये दोनों असमांतर भुजाएं, इसकी ऊंचाई बीच। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? हम और आगे चलते हैं, धीरे धीरे इस फॉर्मूलों के बारे में थोड़ी थोड़ी, ये छोटे छोटे फॉर्मूले इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बार बीच बीच में काम आते रहते हैं। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? जब कुछ भी नाम ले, बोलेगा कि चतुर्भुज, किसी चतुर्भुज, इतना ही नाम देगा कि चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज की सिर्फ इतनी ही शर्त होती है, अभी न तो ये पता कि भुजा कितनी लंबी है, कितनी क्या है, बस चतुर्भुज में ये मान के चलो कि इसमें ओनली 4 भुजा होती है, ओनली 4 साइड होती है, ये इसकी कंडीशन है। इसमें 4 भुजा होती है, ये बस खाली 4 साइड। ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें कितनी भुजा होती है? 4 साइड होती है, 4 भुजा होती है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में समझेंगे, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, कैसे। चतुर्भुज, ओनली चतुर्भुज का नाम ले, अगर ओनली चतुर्भुज का नाम ले तो इसके बारे में हम समझेंगे। खाली इसकी 4 साइड होती है, और बोले तो इतना भी और बोल सकते हैं कि इसके सभी कोणों का योग, जितने कोण हैं सभी का सम की बात करें तो 360 डिग्री होता है। हमें नहीं मालूम कि ये इसका, इनका कोणों का रेशियो क्या है, क्या सिस्टम है, इनकी भुजाओं का रेशियो क्या है, बल्कि इस बात से हम स्पष्ट हैं कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एंगल ऑफ द ऑल साइड, सभी कोणों का योग, ऑल एंगल कितने डिग्री के होंगे? 360 डिग्री के होंगे। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? साइड कभी भी, इसकी भुजाएं कभी भी इक्वल नहीं होगी। ए, मैं बोल सकता हूँ बी, सी और डी, कोण भी इसके बराबर नहीं होंगे कभी भी। इसकी नो इक्वल साइड, हम बोल सकते हैं इसकी भुजा कभी भी समान नहीं होगी, इसकी भुजाएं समान नहीं होगी। अब इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें, अब अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो मैंने डाल दिया इस पर एक ये डायगोनल,
ये इसका विकिरण है, डायगोनल का मतलब विकिरण। तो चतुर्भुज में एक ये डायगोनल डाल दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हाइट आपको देगा, इसके बारे में अगर कुछ पूछेगा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देगा। तो ये इसमें इस विकिरण पर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऊंचाई बोले तो 90 डिग्री का कोण यहाँ से बनाती है। और इसी प्रकार से एक यहाँ से भी डाल दिया, यहाँ से भी बोलेगा कि यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाती है, और ये हमारा क्या है, H2। तो ये हमारा विकिरण है, ये चतुर्भुज के बीचों बीच एक विकिरण डाल दिया और यहाँ से एक 90 डिग्री की लंबवत ऊंचाई, जबकि एक लंबवत ऊंचाई यहाँ डाल दी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ से वो कुछ बना सकता है, पूछ सकता है, तो वो कैसे, देखो समझे बनाएंगे। तो देखो इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें, अगर इसके परिमाप की बात करें तो हमें कुछ ना कुछ बोलेगा कि चारों भुजाओं देनी होगी इसको, इस भुजा की। तो अगर परिमाप की बात करें तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो a + b + c + d। तो इसकी परिमाप की अगर बात करें तो हम समझ सकते हैं a + b + c + d। और जबकि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हम क्षेत्रफल निकालने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो देखो जी, क्या आपको ये एक त्रिभुज नहीं लग रहा? तो देखो 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, परपेंडिकुलर ऊंचाई। तो मैंने बोला था, पहले भी हम काफ़ी बातें की थी, अगर किसी भी त्रिभुज में परपेंडिकुलर ऊंचाई और आधार दे रखा तो उसका क्षेत्रफल निकालना सरल हो जाता है, और इसका क्षेत्रफल हम झट से निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, तो आधार क्या है हमारा, d। देखो यहाँ से टोटल विकिरण कितना है, d। ये टोटल विकिरण d है, और इसकी ऊंचाई क्या है, h1 है। अब इतना क्षेत्रफल इसका निकल चुका, जबकि इसका भी तो निकाले, तो इसका निकालोगे तो 1/2 गुणा में यही तो आधार, यही आधार लेंगे, और इसकी ऊंचाई क्या है, h2 है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? तो इसमें 1/2 कॉमन ले लो, और इसमें d कॉमन ले लेते हैं, और इधर क्या बचेगा, h1 + h2। क्या आप मेरी बात को समझ पाए यहाँ तक? तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इन दोनों का योग गुणा विकिरण का आधा, ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्या आप मेरी बात को यहाँ समझ पाए? तो इसमें अगर ये इनकी याद रखिए, h यहाँ परपेंडिकुलर हाइट है, h क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर हाइट, h हमेशा यहाँ परपेंडिकुलर हाइट होगी, याद रहे, ये हमेशा लंबवत ऊंचाई होगी, जबकि d हमेशा डायगोनल होगा, विकिरण होगा। d हमेशा यहाँ क्या होगा, डायगोनल होगा, विकिरण होगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? अब हम इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं, वो देखिए किससे समझते चलो, ओनली फॉर्मूले। हम आगे काफ़ी बातें करेंगे, हम धीरे से अब जल्द से जल्द चैप्टर में प्रवेश करने वाले हैं, ये समझने लायक बातें हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आई समषष्टभुज। समषष्टभुज, सम का मतलब समान, षष्ठ का मतलब 6, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी 6 भुजा समान हो वो समषष्टभुज होगा। तो वो बनाते हैं, उसके बारे में इसके कैसे सूत्र निकालते हैं, कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, वो इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो हम समषष्टभुज की अगर बात करें, समषष्टभुज के बारे में अगर समझे सीखे तो वो देखो कैसे, ये हमारा समषष्टभुज है, इसकी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, सभी भुजाएं इसकी बराबर होगी, ये हमारा समषष्टभुज है। और इसके 6 के 6 सभी के सभी कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो सभी के सभी कोण ऑल साइड आर इक्वल। तो ये याद रखिए, इसकी ऑल साइड आर इक्वल होगी, ये इस बात का ध्यान रखिए। एंगल आर इक्वल, ईच एंगल आर इक्वल, ये भी आपको ध्यान रहे। एच एंगल आर, इसका सभी भुजाएं इसकी बराबर होगी, और प्रत्येक कोण भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। बोले तो 360, 6 भाग दे तो प्रत्येक कोण 30 डिग्री का। हाँ, इससे ध्यान रहे। तो इसकी सभी भुजाएं मैंने मान ली, इसकी भुजा ए और ए। हम बात कर रहे हैं समषष्टभुज की। अब इसके क्षेत्रफल भी निकालेंगे, हम कैसे करेंगे वो देखिए। इसका कोई ये पर्टिकुलर पॉइंट है, बिंदु है, जहाँ से इसकी सभी दूरियां यहाँ से समान है। तो हम अगर मान लो इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको मिलाते हैं, हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखिए हम कैसे करेंगे। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पा रहे हैं? यहाँ से इसकी सभियों की दूरियाँ क्या होगी, समान होगी, सभी यहाँ समान दूरी पे होगा। अब देखो, इसकी अगर ए है तो ये सभी के सभी क्या होंगे, ए होंगे, सभी के सभी ए होंगे। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए?
जी, ये इसका बिंदु है, ये ओ मान लो, जो भी, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये ए, तो ये क्या समबाहु त्रिभुज नहीं है? क्या ये समबाहु त्रिभुज नहीं बन पाया? जी, तो ये आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज का प्रारूप बन के तैयार है और सभी का क्षेत्रफल समान है और इनकी संख्या बुझे तो 1 2 3 4 5 6 6 है। तो ये क्या आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज नहीं बन पाया? सभी भुजाएं समान है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। इसकी बात करें तो 180 का त्रिभुज है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? तो देखिए, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा? इसको अगर निकालोगे तो क्या होता है कि √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। भुजा हमें ए माना लेकिन मैंने लिख दिया भुजा स्क्वायर। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? लेकिन इसकी टोटल की संख्या कितनी है? 6, तो इसको 6 से गुणा कर देंगे। तो इसके क्षेत्रफल की तो अगर बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर गुणा में 6। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हम इससे निकालेंगे। जबकि इसके परिमाप की बात करें, इसका पेरीमीटर के बारे में अगर जानना सीखिए, अगर इसके बारे में हम बात करें तो परिमाप इसका कैसे निकालेंगे वो देखिए। पेरीमीटर की अगर बात करें, परिमाप के बारे में जाने तो परिमाप के बारे में हम जान चुके हैं। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, चारों तरफ की लंबाई कितनी होगी? तो कितने ए, तो कितना हो गया? 6a। क्या मेरी बात को समझ पाए? 6a। क्या यहाँ तक समझ में आया आपके? हाँ, तो इसका क्षेत्रफल निकालना और परिमाप निकालना आप मेरे हिसाब से अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब इसकी हम और आगे बात करेंगे दोस्तों, वो समझे वो कैसे। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? जी, समषष्ठभुज की हम बात कर रहे थे। इसके प्रत्येक कोण बराबर होगा, इसकी प्रत्येक भुजा समान होगी, इसका क्षेत्रफल हमेशा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर गुणा 6 होगा। यहाँ तक मेरी बात को आप शायद समझ पाए होंगे। क्या यहाँ तक समझ पाए? हम इन सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, वो देखो। अब बात करते हैं, अगर इसमें बोलता है, अब इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे वो कैसे। देखिए, ये हमारा क्या है? समषष्ठभुज। ये हमारा समषष्ठभुज है। हमने यहाँ बनाया क्या? एक अभी बनाया क्या? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज ये लंबवत ऊंचाई क्या होती है? तो बोलता है कि समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत ऊंचाई, समानांतर भुजा। समषष्ठभुज में समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच के लंबवत दूरी बताए। तो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत अगर दूरी की अगर बात करें तो दूरी की बात की जाए तो ये हमारा क्या बना है? समबाहु त्रिभुज। अभी बात की थी। तो इसकी ऊंचाई हमने पढ़ रखी कि √3/2a। इसकी ऊंचाई क्या होती है? √3/2a। यहाँ से यह भी तो एक समबाहु त्रिभुज तो बना था, ये भी इसका, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? √3/2a। तो अगर इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की जो ये लंबवत अगर ऊंचाई निकालनी पड़ जाए, ये कोई भी हो, ये यहाँ से भी हो सकती है और ये यहाँ से भी हो सकती है, तो हम √3/2a। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? इसका होगा √3/2a और इसका भी क्या होगा? √3/2a। तो हम गुणा कर देते हैं 2 से, तो 2 से 2 कट गया। तो h की अगर बात करें तो क्या आएगा? √3a। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? समषष्ठभुज के समानांतर भुजाओं की अगर बीच के दूरी की बात करें तो सामने निकल के क्या आएगा? √3/2a। क्या आप यहाँ तक इसकी लंबवत दूरी की बात करी जाए, ये लंबवत दूरी होगी। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? तो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी की बात करें तो क्योंकि इसकी √3/2a होता है और यहाँ और होता तो ये दोनों डबल हो जाता है, इसलिए h बराबर √3a। अब इसकी बातों को और आगे बढ़ाएंगे, वो देखिए कैसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, अब समषष्ठभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बारे में अगर बातें करें, समषष्ठभुज जैसे हम समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बारे में हम कुछ बातें कर रहे थे। तो हम षष्ठभुज के अंतः केंद्र, परिकेंद्र के बारे में अगर हम जानेंगे तो वो देखिए, उनको हम कैसे बनाएंगे वो समझे। तो ये समषष्ठभुज है, ये हमारा क्या है? समषष्ठभुज है। समषष्ठभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो वो कैसे बनाएंगे वो देखिए। ये हमारा समषष्ठभुज है और समषष्ठभुज के एक अंतःवृत्त है और एक क्या है? परिवर्त है। थोड़ा छोटा बन गया लेकिन समझना ठीक है। ये क्या है हमारा?
लेकिन समझ में आ जाएगा कन्फर्म, ठीक है। तो ये हमने बनाकर देखा था कि बार ये क्या है हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो इसकी ऊंचाई हमने देखी कितनी आई, √3/2a आई। तो देखो जी, यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर आपके सामने है, आपके सामने स्पष्ट है, अगर इसकी ऊंचाई ये है, ये यहाँ से स्पर्श कर रहा, तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कोई भी अगर वृत्त की त्रिज्या कोई वृत्त की स्पर्श रेखा को अगर स्पर्श करे तो वहाँ से हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या इसकी लंबवत ऊंचाई हो गई। तो छोटे वाला अंतःवृत्त जो है, अंतःवृत्त जो आपके सामने है, मैं आपको अलग बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर जो वृत्त बन रहा है, इसकी यहाँ से कोई त्रिज्या होगी, यहाँ से कोई त्रिज्या होगी और यहाँ से कटेगा, तो ये क्या होता है, √3/2a। तो अगर समष्टभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बात करें, समष्टभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या की अगर बात करें तो आपके सामने क्या निकल के आया, ये रेडियस भी तो होगा, यही तो इसकी ऊंचाई होगी, r होगी। तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बात करें तो √3/2a होगा। क्या मेरी बात को आप यहाँ तक समझ पाई जी। और जब परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें, जब परिवृत्त के त्रिज्या की हम बात करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे सामने, वो भी देखिए। वो देखो जी, ये से यहाँ से स्पर्श कर रहा है, ये बाहर से स्पर्श कर रहा है, ये बाहर से, तो यही तो होगा। तो अगर ये क्या है हमारा, तो ये हमारा a ही तो है, ये सभी तो a है। तो यहाँ से इसका क्या होगा, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या इन सर्कल और सर्कम की बात करें तो इसकी परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो परिवृत्त की त्रिज्या मान लो कि मैंने क्या मान ली, r मान ली, और अंतःवृत्त की त्रिज्या r मान ली। तो अगर इसके समष्टभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त, तो परिवृत्त क्या है, a है, परिवृत्त की त्रिज्या a है, जबकि अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है, √3/2। तो a से a क्या हुआ, कैंसिल। तो r और इस त्रिज्या की अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात आया, 2:√3 आया। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए। जब इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, जब इसके परिवृत्त, अंतःवृत्त और परिवृत्त की, ये परिवृत्त है बड़ा वाला है, और जबकि ये हमारा अंतःवृत्त है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, 4:3 होगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए, क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए। तो आप इन बातों को समझे। हम इन सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, वो देखिए कैसे। अगर हम और आगे चलें तो वो और समझे। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल की, अगर समष्टभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, 4:3 होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। अगर ये हमारा समष्टभुज है, हम षष्ठभुज के बारे में एक एक बातें, कोई भी बात नहीं छोड़ेंगे। अब अगर इस समष्टभुज में एक आयत बनाया जाता है, बोलता है कि समष्टभुज की भुजाओं के अंदर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मैं लिखता हूँ कि समष्टभुज के अंदर आयत और उस आयत के क्षेत्रफल की बात करेगा। आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, वो देखिए। हमने ये ऊंचाई, समानांतर ऊंचाई हम निकाल चुके कि रूट कितनी है, 2 है, ये निकाल चुके हैं हम, ये इन बातों को हम समझ चुके हैं। तो इसकी टोटल समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, √3a है। ठीक है, हमें पूछेगा हमें इस आयत के बारे में पूछेगा, इस आयत के बारे में हमें बताना होगा या इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम निकाल चुके, इसकी ये लंबाई निकाल चुके √3a, जबकि इसकी लंबाई को तो हमको पता है कि सभी की भुजाएं क्या है। तो इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, √3a गुणा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करें तो ये क्या हुआ, a। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी। अब हम बात करेंगे कि इसके बारे में थोड़ी सी वृत्त के बारे में जानेंगे, समझेंगे। दोस्तों वृत्त का क्या सिलसिला है, थोड़ी सी वृत्त के बारे में जान लेंगे। सर्कल, वृत्त के बारे में जानिए, आखिर वृत्त वाला क्या सिस्टम है। क्या आप यहाँ तक सहमत हैं जी। हम वृत्त के बारे में काफ़ी बातें करेंगे दोस्तों, वृत्त वाला क्या सिस्टम है, वृत्त के बारे में जानेंगे, इसका ये केंद्र है। तो केंद्र से वृत्त की
परिधि पर केंद्र से वृत्त की जिस सरकमफेरेंस जहाँ भी जाएगी उसकी त्रिज्या यहाँ से हमेशा क्या होगी, समान होगी। यहाँ से हमेशा क्या होगा, ये इसका केंद्र मान लो O है, तो वृत्त के केंद्र से सभी दूरियां क्या होगी, समान होगी। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? ये बराबर हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ से केंद्र से हमेशा दूरियां क्या होगी, समान होगी। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? अगर जो केंद्र से जो रेखा जाती है सबसे बड़ी डायगोनल, वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का सबसे बड़ी जो जीवा होती है, अगर यहाँ की चलो ये इसकी जीवा है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है जो हमेशा केंद्र से होकर गुजरती है। तो हम बात करें कि व्यास की, जब हम व्यास की बात करें, डायमीटर की इसकी बात करें, तो वे क्या होगा, 2r होगा, यह उसका डायमीटर होगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुने। जीवा के बारे में हम जियोमेट्री में काफ़ी बातें करेंगे, लेकिन अगर सबसे बड़ी जीवा होती वो हमेशा वृत्त का क्या होगी, व्यास होगी, और हमेशा त्रिज्या की क्या होगी, दुगुना। तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? हम इन सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और भी समझे। हम थोड़ा सा और बातें करेंगे, वो देखिए। अब इसके क्षेत्रफल की बातें करेंगे और इसकी परिधि के बारे में जानेंगे। क्षेत्रफल और परिधि वाला क्या सिस्टम है वो देखिए। जैसे ही हम किसी वृत्त या सर्कल के बारे में बात करते हैं, जैसे ही हम कोई वृत्त और सर्कल के बारे में बात करते हैं, तो हमारे सामने एक मान निकल कर आता है, पाई। जैसे भी हम किसी सर्कल या वृत्त के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने निकल कर आता है पाई। आखिर पाई क्या होता है, पाई के बारे में कुछ बातें करेंगे। पाई क्या होता है, पाई जैसे ही हम इसकी क्षेत्रफल, एक बार मैं लिख देता हूँ, बल्कि आपको मैं समझाऊंगा। अगर इसके क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि इसकी परिधि की बात करें, सरकमफेरेंस या परिमाप की बात करते तो वो होता है 2 पाई आर। वो क्षेत्रफल होता है उसका पाई आर स्क्वायर, जबकि परिधि होती है 2 पाई आर। तो एक बार इस पाई के बारे में कुछ बातें हम समझेंगे, जानेंगे। पाई का मान हम 22/7 ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं। समझ चुके हैं इस बात को, 22/7 होता है। तो वो क्या होता है वो देखिए। किसी भी वृत्त में कोई गाड़ी के पहिए, किसी गाड़ी के टायर में, या किसी भी कुछ भी राउंड फिगर, कोई भी राउंड में कोई चीज़ हो, तो वो देखिए अगर इसका 7 यूनिट मान हो, अगर ये हमेशा 7 यूनिट है, 7 यूनिट, अगर इसका मान कितना है, 7 यूनिट है, हमेशा ये टोटल 7 यूनिट है, तो ये टोटल का टोटल जो हमारा होगा ये हमेशा 22 यूनिट होगा। आप देख सकते हैं कोई पाइप या कोई आपके पास कोई सर्कल या किसी टायर पे आप अनुमान नाप कर भी देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं बन पा रहा था, मतलब किसी गाड़ी के टायर तो ढिलुक रहा था, तो उन लोगों ने अनुमान लगाया, उन लोगों ने देखा कि यार ये क्या सिस्टम है। तो जो इस, अगर किसी भी चीज़ की, अगर इसको बनाया तब देखा गया, अगर इसका व्यास जो है, जो व्यास है, अगर वो 7 यूनिट जहाँ तक है कन्फर्म, अगर 7 यूनिट है, तो इसकी जो परिधि सरकमफेरेंस जो है वो हमेशा 22 यूनिट होगा, 22 यूनिट होगा। तो पाई किस चीज़ को दर्शाता है, तो पाई दर्शाता है सरकमफेरेंस, या क्या बोलते हैं इसको, परिधि बोलते हैं। मैंने सी सरकमफेरेंस बोल दिया है। और ये क्या है, हमारा डायमीटर को दर्शाता है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? तो आपको याद रहे, आप किसी टायर या किसी टायर को लेकर देख भी सकते हैं, 7 मीटर अगर इसका व्यास है, दोनों की दूरियों के बीच की दूरी इस सरकमफेरेंस यहाँ से आओगे, तो टोटल व्यास अगर 7 मीटर तो हमेशा वो 22 होगी। जितना ये अधिक होगा इतना ही ये अधिक होता जाएगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? आखिर ये क्या राज है? तो ये भी कह सकते हैं हम कि पाई का मान हमेशा परिधि और व्यास के अनुपात को बांटता है। तो पाई हमेशा 22/7 जो मान लेते हैं वो हमेशा क्या करता है, इसके वृत्त की परिधि और उसके व्यास को बराबर के अनुपात को दर्शाता है। परिधि और, देखो मैं लिख देता हूं, परिधि और व्यास, परिधि और व्यास के अनुपात को दर्शाता है। अनुपात को कौन दर्शाता है? पाई। तो पाई क्या दर्शाता है? परिधि और व्यास के अनुपात को पाई दर्शाता है। ये 22 और ये 7, इसी प्रकार से 22/7 ले लेते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी परिधि निकालने की। तो हम बात कर रहे थे, अभी कुछ सीखा था कि त्रिज्या हमेशा, डायमीटर हमेशा क्या होता है, 2r होता है। त्रिज्या का 2 गुना हमेशा वृत्त का व्यास होता है। त्रिज्या का 2 गुना हमेशा वृत्त का व्यास होता है। मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई
इक्वल टू, तो सी ये क्या है हमारा इसे हम परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस लिख दिया, परिधि है जी, नो प्रॉब्लम। तो डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, डी की जगह हम, तो 2r हमें चाहिए परिधि, तो परिधि चाहिए तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो पाई 2r हो जाएगा, पाई 2r हो जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा सी, परिधि आ जाएगा। तो परिधि की बात करें, हम परिधि निकाल रहे तो परिधि हमारे सामने क्या आई, 2 पाई आर आई। तो वृत्त की परिधि हमेशा क्या होती है, इसी प्रकार से वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपके सामने निकल कर आता है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान बहुत लंबे तक चलता है, पाई का मान सुपर कंप्यूटर पे मिलियन तक सॉल्यूशन कर पाया, लेकिन पाई का एक निश्चित मान नहीं कर पाया, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या, आपको याद रहे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो जी, पाई का मान 22/7 ले लिया, जो 22/7 किसको प्रदर्शित करता है, परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को दर्शाता है, उसे हम पाई बोलते हैं 22/7। अगर इसका मान 22 यूनिट होगा तो इसका मान टोटल 7 यूनिट होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? पाई के बारे में बात करें कि उसके क्षेत्रफल, और जैसे हम पाई का मान जैसे इस लैंग्वेज को लिखा इसके अकॉर्डिंग लिखा, परिधि बटा व्यास, तो सी या परिधि हुई, तो फिर इसको देखिए तो इसको व्यास की जगह, व्यास क्या होती है, त्रिज्या का 2 गुना लीजिए, तो 2πr बराबर परिधि। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? हम इसका और रहस्य और पाई के बारे में और काफ़ी बातें स्टार्ट ही कर दी, तो पाई के बारे में और भी देखो जानेंगे, आखिर पाई का सिस्टम क्या है, पाई के बारे में और बातें करेंगे, वो देखिए। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? पाई का मान हमने देखा है, पाई का मान हमने देखा कि 3.14, मैं यहाँ लिखता हूँ आपको समझने के लिए, पाई का मान हमने देखेंगे तो मिलता है 3.14159, 3.14159। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो क्या आपने देखा होगा, कभी सोचा होगा कि पाई डे कब मनाया जाता है? एक पाई डे मनाया जाता है, उसके बारे में अगर बात करें हम, तो एक हम पाई डे मनाते हैं, उसकी डेट हमेशा क्या होती है, उसकी डेट हम लिखते हैं 14 मार्च, मार्च का मतलब तीसरा महीना, 14 मार्च। पाई डे हमेशा कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो क्या पता यहाँ से उठा लिया हुआ है 3.14, तो 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। तो पाई डे में यहाँ लिखता हूँ आपके सामने, हम देखोगे तो आप देख सकते हो, ये एक जीके का प्रश्न भी आपका तैयार हो गया कि 14 मार्च, हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, क्योंकि मार्च का मतलब होता है 3 और 14 का मतलब 14। और अगर पर्टिकुलर टाइम की अगर बात करें तो पाई डे कब मनाया जाता है, तो देखो मैं बात करता हूँ आपके सामने कि 14 मार्च को पाई डे हमेशा 1:59 PM पर पाई डे मनाया जाता है। पाई डे की अगर हम बात करें, पाई के बारे में हम बात कर रहे थे, पाई का मान आपके सामने निकल गया कि 3.14159। तो हम इसके बारे में बात करें तो ध्यान रहे कि हमें पता है कि 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। क्या पता इस बात को अगर इसने यहाँ से उठाया होगा कि 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, और पर्टिकुलर अगर टाइम की बात करें, बिल्कुल अगर टाइम की बात करें तो 1:59 PM पर पाई डे का एक निर्धारित समय है, एक ये निर्धारित समय, तो इसको अकॉर्डिंग देखा जाए तो 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अगर यहाँ से और भी अगर बात करें तो एक अल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म भी 14 मार्च को हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन का अगर बात करें तो उसका एक वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक था, तो उसका जन्म भी किस डेट को हुआ था? 14 मार्च को हुआ था। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो क्या आप यहाँ तो एक स्टीफन हॉकिंग, और अगर स्टीफन हॉकिंग एक और वैज्ञानिक था, उसकी मृत्यु भी 14 मार्च को हुई थी। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हमेशा 14 मार्च को हुई थी, और जबकि और इसका 14 मार्च को हमेशा इसको पाई डे के रूप में मनाया जाता है। क्या आप मेरी बात को, और गोल्डी आइंस्टीन एक वैज्ञानिक है, इसका हमेशा जन्म दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। अब इसमें से किस बात को उठाया होगा ये हम नहीं बता सकते, हम अगर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको पता है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि एक को जन्म दिवस पर एक इसकी मृत्यु हुई थी हॉकिंग्स की, और 14 मार्च को 3.14159 के अकॉर्डिंग। क्या आप पाई के बारे में इन बातों को समझ पाए? हम अब इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? मैं पूछूं, अगर पाई निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्न में से कौन सी
कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर 1 पाई, ऑप्शन नंबर 2 3.14, ऑप्शन नंबर 3 बोले तो 22/7 और ऑप्शन नंबर 4 बोले तो सभी। क्या आप इसका आंसर बताओगे? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर पहला था पाई, दूसरा था 3.14 और 22/7 और सभी। शायद मेरे हिसाब से आप इसका आंसर अगर मारोगे तो, क्योंकि आप इस चीज़ को भली बात अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि पाई इसका मान होता है 22/7 और इसको सोल्व करते हैं तो 3.14। ये पाई का मान सही बिल्कुल नहीं है, ये पाई का मान गलत है, पाई का मान बिल्कुल सही नहीं है। तो पाई का मान परिमेय संख्या की, अगर अपरिमेय संख्या की अगर बात करें तो हमेशा ये न होकर हमेशा यही होगा। तो पाई, अब निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? हम इन सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, वो देखिए। क्या आप यहाँ तक बात को समझ पाए? जी, हम वर्त के बारे में, पाई के बारे में काफ़ी बातें जानी। अब हम वर्त के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, तो हम वर्त के बारे में जान चुके हैं कि ये इसकी त्रिज्या है, ये इसका रेडियस है। तो इसके क्षेत्रफल के बारे में अगर बात करें तो हम निकाल चुके हैं कि पाई आर स्क्वायर। जहाँ भी पाई होगा, बेलन होगा, गोला होगा, शंकु होगा, जिसमें पाई सूत्र को याद करने में भी अहम योगदान रखता है। जहाँ भी पाई का मान, जहीं भी गोला लगेगा, जहाँ भी गोला होगा हमेशा पाई आएगा, परम सत्य है। जहाँ भी गोले की बात है, क्योंकि 22/7 हमें काम में लेना है, क्योंकि 22 हमेशा उसकी परिधि को रिप्रेजेंट करता है और जबकि 7 उसके व्यास को रिप्रेजेंट करता है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? चलो इन सिलसिले बातों को हम और आगे बढ़ाते हैं, वो देखिए। देखो, यहाँ से जो कोण बनता है वो हमेशा 360 डिग्री का बनता है। यहाँ से जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। और इसकी परिधि बारे में जानिए, अगर इसकी परिधि के बारे में बात करें तो परिधि होती है इसकी 2πr, हम इसको भी निकाल चुके हैं। अगर इसके व्यास की बात करें तो हमेशा क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। इतनी बातें तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बातें, इसको आप याद रखिए, समझ चुके हैं इन बातों को। परिधि कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे, व्यास कैसे। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। अगर इसकी यहाँ तक की बात करें, त्रिज्या खंड जो इतना है, इसकी बात अगर इसकी लंबाई हमें निकालनी पड़ जाए तो इसकी कैसे निकालेंगे? ये हमारे सामने चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? ये इतना भाई टोटल चाप है, तो इसकी अगर हम निकालनी पड़ जाए, इस चाप की लंबाई हमें निकालनी है, तो इसको मैं थीटा मान सकता हूँ, जबकि टोटल का टोटल है वो 360 है। तो हम निकालेंगे, कोशिश करेंगे, वो देखो आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री है, तो इसके अगर टोटल व्यास की परिधि की बात करें तो कितना आता है? 2πr आता है। तो हमें तो क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ ये चाहिए, हमें चाहिए इस त्रिज्या खंड का चाप, इस चाप की लंबाई चाहिए। तो हमें इतनी सी दूरी के बारे में बात करनी। टोटल कितनी है? 2πr है, जो किसके बराबर है? 360 के। तो 360 बराबर 2πr है। तो हमें क्या चाहिए? थीटा का मान चाहिए। थीटा का मान का मतलब यहाँ तक की निकालनी, इस चाप की लंबाई निकालनी है, इस चाप की लंबाई हमें निकालनी है। आपके सामने इस चाप की लंबाई हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2πr/360 गुणा में इधर ले जाएंगे इसको, तो क्या आएगा? थीटा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो इसको काट देंगे, यहाँ कितना बचेगा? 180। तो θ/180/πr। तो ये एक चाप की लंबाई, अगर हमें थीटा का मान और त्रिज्या दे रखी हो तो हम इस चाप की लंबाई हम निकाल सकते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? यहाँ चाप की लंबाई निकालने पर जे 360 का मान 2πr टोटल परिधि है और हमें इस इतना सा मान चाहिए, तो थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? θ/180 डिग्री πr। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अगर यहाँ से हम त्रिज्या खंड की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, अगर इस क्षेत्रफल की बात करनी पड़ जाए तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो 360 की बात करें तो टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? πr स्क्वायर। टोटल क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। तो इस थीटा का मान चाहिए, तो थीटा का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? πr स्क्वायर बट्टा में 360 गुणा में थीटा। अब इसको इस तरह सजा के रखते हैं, वो देख लो आप। 360 गुणा में
पाई आर स्क्वायर। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? इसको ऐसे सजा कर रखते हैं तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिज्य खंड की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 360 बराबर टोटल क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। हमें इस त्रिज्य खंड की क्षेत्रफल की बात करनी है तो थीटा बटा 3 पाई आर स्क्वायर बटा 360 थीटा हो गया। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया और ये इसकी चाप की लंबाई होगी। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? क्या आप यहाँ तक मेरी बात को समझ पाए? अब इसको हम और भी इसको इजी बनाना है और भी इसको अगर देखना चाहते हैं तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे सामने जो निकल कर आया वो यही तो आया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्य खंड की क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आया वो क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं, क्यों नहीं। 360 थीटा बटा 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि थीटा बटा 2 गुणा में 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई आर गुणा में आर। अब देखो इसमें क्या क्या है, थीटा 180, ये क्या है? चाप की लंबाई। तो इसमें लिख सकता हूँ कि 1/2। क्या ये चीज़ मिल रही है? ये चीज़ मिल रही है तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई गुणा में त्रिज्या। ये फॉर्मूला एक बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया था, इसलिए आपको याद रहे कि त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल की बात करें तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन थीटा बटा 180 पाई आर त्रिज्या खंड का इसके चाप की लंबाई होती है। चाप की लंबाई हम निकालते हैं तो ये होती है तो 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा में त्रिज्या, ये भी इसका फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? जी, हम इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं, वो देखिए कैसे। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? जी, अब देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, वो देखिए। हम वृत्त के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, वो देखिए। सर्कल, ठीक है, मैंने रख दिया सेकेंद्रीय वृत्त। ये दो सेकेंद्रीय, जिस एक ही दोनों का एक ही केंद्र तो सेकेंद्रीय वृत्त हो गई। तो ये मान लो इसकी त्रिज्या r है और ये मानो कि इसकी त्रिज्या ये है। तो हमें पूछेगा कि इसके इस लंबाई, ये लंबाई अगर बताइए, दोनों परिधियों के बीच की लंबाई क्या होगी, अगर कुछ भी आपको दे तो बिल्कुल नो टेंशन। अब इस लंबाई को हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। हम इसको धीरे धीरे एक एक चीज़ को धीरे धीरे समझेंगे और यह बोल सकते हैं कि अगर किसी पहिए का देता है या कोई खेत का या बाउंड्री का देता है तो कहेगा रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, रास्ते की चौड़ाई निकाले। तो हम परिधि को क्या बोलते हैं? परिधि को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो परिधि हो गई C1 और ये परिधि मान लो C2। परिधि को सरकमफेस परिधि। तो C1 इसकी परिधि की बात करें तो इसका परिधि का सूत्र क्या होगा? 2πr होता है, 2πr। तो इसकी त्रिज्या क्या है बड़े वाले की? इसकी बड़े वाले की त्रिज्या क्या है? r है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या की बात करें तो क्या है? 2πr है, ठीक है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? जी, क्या आप इस बात को यहाँ तक समझ पाए? जी, तो अगर हम C1 माइनस C2 की बात करें, बड़ा वाला यही तो है, इसकी परिधि में से अंदर की परिधि निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2πr माइनस 2πr करेंगे। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पा रहे हैं? जी, तो देखो अगर बड़े वाले की परिधि में से छोटे वाले की परिधि निकाल तो 2πr माइनस 2πr, बड़े वाले की त्रिज्या ये, छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल r है। तो यहाँ से रखते हैं C1 माइनस C2, परिधि एक परिधि दूसरी माइनस, यहाँ से हमें 2π कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो r माइनस यहाँ से r निकल कर आया तो सरकमफेस एक, तो परिधि बट्टा, तो यहाँ से 2π हम इसके बट्टा में ले आते हैं तो यहाँ क्या आया? r माइनस r। तो अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई का मतलब इस बड़े वाले की त्रिज्या में से, बड़े वाले की त्रिज्या में से छोटे वाले की त्रिज्या निकल जाएगी तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो वह कैसे आएगा? अगर परिधि दे रखी हो तो बड़े वाले की परिधि में से छोटे वाले की परिधि बटा में 2π। क्या आप मेरी बात को, तो रास्ते की चौड़ाई की बात करें, दोनों की परिधि दे रखी हो, कुछ भी परिधि दे रखी हो, नो प्रॉब्लम। तो पहले की परिधि में से कोई भी परिधि हो C1 माइनस C2 बटा में 2 गुणा में पाई का भाग देंगे तो r माइनस r का मान हमारे सामने आएगा। क्या आप मेरी बात को, ये तो है इस रास्ते की चौड़ाई,
ये तो है इस रास्ते की चौड़ाई। अब इस रास्ते के क्षेत्रफल की बात करें, अगर रास्ते के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखिए। इस रास्ते के क्षेत्रफल के बारे में हम जानना है तो छोटे वाले के त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, सॉरी इस वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, इसकी त्रिज्या r है तो हम निकाल चुकेंगे पाई r स्क्वायर हो गया। और टोटल की अगर बात करें तो टोटल का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो r इसमें बड़े वाले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, तो हम क्या करेंगे r स्क्वायर। तो हम इस चौड़ा रास्ते का क्षेत्रफल बोलेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल निकाले, तो हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल आपके सामने लाते हैं, वो देखिए कैसे। रास्ते के क्षेत्रफल की बात करें तो बड़े वाले त्रिभुज, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर। बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल R है तो R ले लिया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जी। इस बड़े वाले में से इस अंदर का निकालेंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, ठेठ तक का यही तो बचेगा। तो देखो इसमें से ये निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर होगा। तो पाई यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, r कैपिटल माइनस r स्मॉल बच गया। तो पाई यहाँ से, और देखो अब r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यहाँ से एक फॉर्मूला आता है हमारे सामने। हम एलजेब्रा, नंबर सिस्टम एलजेब्रा की काफ़ी बातें करेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें शायद की भी थी, आपको याद भी होंगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे सामने आया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे सामने एक फॉर्मूला बन के आया था। इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ये देखो इसका मान क्या होगा, हमारे सामने इसका मान निकल कर आया कि इसको देखोगे तो आर स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये निकल कर आया। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी। हम इसको ऐसे निकालेंगे तो रास्ते के क्षेत्रफल के, रास्ते का क्षेत्रफल अगर पूछे तो पाई इंटू r प्लस 1 इंटू r माइनस आर। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। तो हम इसकी परिधि यहाँ से की चौड़ाई निकाले, रास्ते की चौड़ाई निकलने के बारे में हम काफ़ी बातें की और इसके क्षेत्रफल निकालने के बारे में भी काफ़ी बातें की। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए। आप थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, वो देखिए। वृत्त के बारे में हम काफ़ी बातें की, काफ़ी बातें जानी, हम इनके फॉर्मूले की, इसके बारे में सामान्य सी जानकारियाँ जो ज़रूरी है मेरे जानने के लिए, इसके बारे में बातें कर रहे हैं। फिर हम चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो हम इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनाएंगे। अब हम थोड़ी सी और आगे चलते हैं, वो देखिए। हम बात करते हैं अर्धवृत्त की, हम बात करते हैं अर्धवृत्त की। तो एक तो पूरा वृत्त, अर्धवृत्त की अगर बात करें वो देखिए क्या चीज़ है। ये हमारा अर्धवृत्त है, ये हमारा अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है। इसकी त्रिज्या क्या है जी, यहाँ इसका कोई केंद्र होगा, ये इसका रेडियस होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये होगी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो ये तो अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या होगा, पाई r स्क्वायर बट्टा 2। ये तो बच्चों वाली बात हो गई, नो प्रॉब्लम। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो पाई r स्क्वायर बट्टा 2। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए। हाँ जी। अगर इसके परिमाप की बात करें तो, अगर इसके परिमाप की बात करें, परिमाप निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो तो परिमाप कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो टोटल का टोटल वृत्त का जो टोटल का टोटल वृत्त का अगर हम परिधि निकालते थे तो क्या आती थी, तो पाई r आती थी। टोटल की टोटल अगर यहाँ तक होता था तो क्या आता था, 2 पाई r आता था, 2 पाई r होती थी। जबकि इतनी सी आधी की परिधि की अगर बात करें तो आधी की अगर परिधि की बात करें, ये टोटल की टोटल परिधि है जो मैंने यहाँ लिख दी 2 पाई r। ये वृत्त की परिधि है, टोटल की टोटल परिधि है। लेकिन जबकि मुझे तो इस अर्धवृत्त की परिधि चाहिए, तो इस अर्धवृत्त की अगर परिधि की बात करें तो हमारे सामने क्या आएगा, 2 पाई r बट्टा में 2। अर्धवृत्त है तो आधी होगी, तो ये क्या हुआ, पाई r। क्या मेरी बात को आप समझ पे। और जो ये है ये टोटल की है, इसकी टोटल की बात करें तो क्या आएगा, 2 पाई r। तो यहाँ तक पाई r हो गए। तो इसका यहाँ तक हमें तो करते हैं अर्धवृत्त की परिधि की बात करते, तो परिधि का मतलब हम तो एक ही बात जानते हैं, इसका चारों तरफ का पेरीमीटर, परिमाप, लाइन ऑफ टोटल बाउंड्री, इसकी बाउंड्री क्या होगी, परिमाप, बाहर का माप क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की बात करें तो क्या आया, पाई आ रहा है। जबकि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो टोटल की बात करें तो क्या आया, 2r। तो देखो इधर, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की हुई
पाई आर हुई, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो कितना आया 2r। तो परिधि की बात करें तो यहाँ से हम r कॉमन ले लेते हैं और पाई प्लस 2 हमारा। तो अर्धवृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आया, अर्धवृत्त के जो फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आया वो क्या आया, पाई कोष्टक में पाई प्लस 2। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? हम इस फॉर्मूले को कैसे बनाएं इसके बारे में आप शायद जान गए होंगे। तो अर्धवृत्त का परिमाप भी कई बार पूछ लिया जाता है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो सिंपल सी बात है। क्या आप मेरी बात को यहाँ समझ पाए? हाँ दोस्तों, अब बातें करेंगे ना, लेकिन नेक्स्ट। थैंक यू यहाँ तक के लिए, धन्यवाद।